नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2028 से 29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारतीय उम्मीदवारी की घोषणा के दौरान पाकिस्तान पर फिर से साधा निशाना, बताया आतंकवाद की जड़। भारत आज मना रहा है विजय दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों और सेना को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 1971 के युद्ध में अपने सशस्त्र बलों की वीरता को कभी नहीं भूल सकता। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का किया सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर तक कर सकती है मार। जरूरत पड़ने पर मारक क्षमता में किया जा सकता है इजाफा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप पुरी का सदन में बयान। कीमतें काबू करने के लिए विपक्ष शासित प्रदेश घटाए पेट्रोल डीजल पर वैट के दाम। आयकर विभाग की मलयालम फिल्म निर्माताओं से जुड़े 3 राज्यों के 42 स्थानों पर छापेमारी। अघोषित निवेश का पता लगाने के लिए की जा रही है छापेमारी। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भारत ने 2028 से 29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। मासिक रूप से बदलने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को दिसंबर 2022 के लिए मिली है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत की प्रमुख अपेक्षाओं में से एक ये है कि अफगानिस्तान फिर से अन्य देशों के खिलाफ आतंकवाद के आधार के रूप में काम नहीं करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान इसका सम्मान करेगा। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक बार फिर निशाने पर लिया और कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है और 2 साल के कोविड-19 महामारी के दौर के बावजूद वैश्विक समुदाय ये नहीं भूला है कि आतंकवाद की इस बुराई की जड़ कहां है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूएनएससी के सदस्यों को न्यूयॉर्क में मिलेट लंच पर आमंत्रित किया। उन्होंने संदेश दिया कि मिलेट अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 उसके अधिक उत्पादन, खपत और संवर्धन के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्थिरता को बढ़ाने में मदद करेगा। आज विजय दिवस है। भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिन। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। भारत की जीत के साथ ही नए देश बांग्लादेश का नवनिर्माण हुआ था और इसी उपलक्ष्य में यह दिन हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद किया। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान अतुलनीय है। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी हाउस में आयोजित एट होम रिसेप्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद बढ़े तनाव के बीच भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया। रक्षा सूत्रों ने इस परीक्षण के बारे में जानकारी दी। इस मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। ओडिशा के बालासोर तट स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर यह परीक्षण किया गया। रक्षा सूत्रों के अनुसार मिसाइल पर लगाई गई नई तकनीकों और उपकरणों के परीक्षण के लिए इसकी टेस्टिंग की गई थी। ये मिसाइल अब पहले से हल्की हो गई है। भारतीय वायुसेना का बेड़ा अब पूरी तरह से राफेल की शक्ति से लैस है।
भारत ने फ्रांस से सभी 36 राफेल युद्धक विमान प्राप्त कर लिए हैं। 36वां राफेल विमान भारत पहुंच गया है। फ्रांस से रवाना हुए इस विमान में उड़ान के दौरान ही संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना टैंकर विमान से ईंधन भरा गया। भारत और फ्रांस के बीच 2016 में राफेल विमान समझौता हुआ था। इसके तहत फ्रांस भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल युद्धक विमान प्रदान करने पर सहमत हुआ था। 5 राफेल विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंची थी। आयकर विभाग ने मलयालम फिल्म निर्माताओं से जुड़े 3 राज्यों के 42 स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। एक प्रमुख मलयालम अभिनेता और कई फिल्म निर्माताओं के अघोषित निवेश का पता लगाने के लिए यह छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी केरल, तमिलनाडु और मुंबई में की जा रही है। खबर है कि छापेमारी गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। ये कार्रवाई कब तक चलेगी, इसकी जानकारी नहीं है। लोकसभा में आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रक्षा मंत्रालय संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में वक्तव्य देंगे। आज सदन में 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सदन में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 4था संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जलदस्युतारोधी विधेयक 2019 पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान सांसद कई अहम संकल्पों को पेश करेंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था को लेकर उठते रहे सवालों और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जताई गई तीखी प्रतिक्रिया के बीच गुरुवार को फिर से सदन में असंतुष्टि जाहिर हुई। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अदालतों में मुकदमों के बढ़ते ढेर को निपटाने के प्रयास और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा में कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जब तक हम नई व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे, तब तक न्यायाधीशों की रिक्तियों का मुद्दा और नियुक्तियों पर सवाल उठता रहेगा। कानून मंत्री ने एनजेएसी के लागू न हो पाने की ओर इशारा करते हुए आगे कहा कि मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात सही है कि इस देश की या सदन की जो भावना रखी गई थी, उसके मुताबिक हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी है। आपको बता दें कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था बदलने के लिए सरकार एनजेएसी कानून लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद्द कर दिया था, जिससे कि 1993 से लागू नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था फिर से बहाल हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने ये सूचना दी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित 20 नामों को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को वापस भेज दिया गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा कि 9 दिसंबर तक 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 25 उच्च न्यायालयों में 777 न्यायाधीश कार्यरत थे, जिससे 331 पद खाली रह गए। उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वर्तमान में 331 रिक्तियों के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त 147 प्रस्ताव सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में युवा उद्यमियों को संबोधित किया। इस अवसर पर गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य हमारी जीवन शैली है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इसकी परंपरा और संस्कृति में है। भारत की विविधता का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है और हमारा लोकतंत्र इसी विविधता पर फलता फूलता है। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय युवाओं की शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के युवा अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, योग्यता और समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के बल पर देश की प्रगति में नए आयाम जोड़ रहे हैं। हमारी लोकतंत्र शासन पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश के अंदर भी लोकतंत्र पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ 17 आम चुनाव और 300 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव के बाद जो जनता का जनमत रहा और सहज रूप से जिस तरीके की सत्ता का हस्तांतरण होता है, ये दुनिया के अंदर
भारत में ही ये लोकतंत्र के कारण संभव हो पाया। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत का आंकड़ा बढ़कर 40 से ज्यादा पहुंच गया है। संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया। बीजेपी सांसदों ने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की और केंद्रीय दल भेजकर रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध किया है। भाजपा सांसदों ने केंद्र सरकार से राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने, महागठबंधन सरकार के विरुद्ध उचित कदम उठाने और राज्य पुलिस पर भी कार्रवाई करने का आग्रह किया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। मशरख थाना के एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। पिछले 48 घंटे में 126 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्यादातर लोगों की मौत जिला मुख्यालय छपरा में स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। 40 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो गई छपरा में। पहले तो प्रशासन के लोग उस मौत को छिपाना चाहे और उन्होंने प्रयास यह किया कि यह मौत बीमारी से हुई है, ऐसा उन्होंने प्रचार शुरू किया। प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को झटका लगा है। लंदन स्थित उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इससे नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और आसान हो गया है। नीरव मोदी धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लाया जाना है। लंदन में रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में न्यायमूर्ति जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और न्यायमूर्ति रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता नीरव मोदी की उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है। नीरव मोदी मार्च 2019 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। We will focus on India's strategic partnership with Germany. Technology and economy remain the critical core of Germany's policies, in which India is a partner. The most important is to see that how this green and sustainable partnership can transform India's growing economy. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले अब एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच एयर इंडिया की पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस उड़ान सेवा का परिचालन हफ्ते में 3 दिन होगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अपने श्रीलंका दौरे के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित श्रीलंका के वरिष्ठ राजनीतिक और रक्षा नेतृत्व के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर उनकी अर्जी को खारिज किया गया था। भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी यानी नेपाल में आज से 29 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच अभ्यास सूर्य किरण हर साल आयोजित किया जाता है।
नेपाल आज से कुछ वाहनों, शराब उत्पादों और महंगे मोबाइल सेट के आयात पर 8 महीने का प्रतिबंध हटाएगा। इस साल अप्रैल में पहली बार प्रतिबंध बढ़ते आयात के कारण घटते विदेशी मुद्रा भंडार, तंबाकू, हीरे के साथ साथ कुछ वाहनों, शराब उत्पादों और महंगे स्मार्टफोन सहित विलासिता की वस्तुओं को लक्षित करने के बीच लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय कैश फॉर पीआईएल मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। वो वर्तमान में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। पंजाब में महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के बारे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सूचनाएं मुहैया कराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने आईबी के इनपुट के आधार पर तपिंदर सिंह को चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से बुधवार देर रात गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी सिख फॉर जस्टिस और पाकिस्तान के आईएसआई के लिए भारत की जासूसी कर रहा था। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाले ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जी मेंस की तैयारी करने वाले छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने जी मेन परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को छोड़कर 24 से 31 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी जी मेन 2023 के लिए 15 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में हुए एसिड अटैक की घटना में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने एसिड की ऑनलाइन बिक्री पर आपत्ति जताते हुए नोटिस जारी किया है। पहली बार एक अनूठी प्रदर्शनी मेरी साड़ी मेरा गौरव एक विरासत का आयोजन किया गया है। देश भर से 75 प्रकार की साड़ियों को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष बुनाई आधारित हथकरघा साड़ी महोत्सव आज दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश दोपहर 12:30 बजे नई दिल्ली के जनपथ स्थित राष्ट्रीय विरासत वस्त्र केंद्र में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। टॉप 10 के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने अफ्रीकी नेताओं से कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिए चल रही चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। येलेन ने यूएस अफ्रीका लीडर्स समेत हेड्स ऑफ स्टेट सेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी में अपनी टिप्पणी में कहा कि G20 नेताओं ने हाल ही में एक मजबूत वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रतिक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हम किसी भी अंतराल की पहचान करने के लिए मौजूदा नीति प्रतिक्रियाओं की मैपिंग करने, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा से स्पिल ओवर प्रभावों का विश्लेषण करेंगे और विचार करेंगे कि इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए G20 अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मैक्रो पॉलिसी टूल का उपयोग कैसे किया जा सकता है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वॉर मेमोरियल, जहां विजय दिवस के मौके पर तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। हम ही बढ़ाएंगे मेरा सीडीएस भी भारत आज विजय दिवस मना रहा है। ये दिन भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिन है। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। भारत की इस जीत के साथ ही नए देश बांग्लादेश का नव निर्माण हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हर साल ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें वॉर मेमोरियल से। अब एक बार फिर रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल के नामित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पद ग्रहण करने के बाद सऊदी अरब के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बनाने का संकल्प लिया है। नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि ऐसा करने से फिलिस्तीनियों के साथ शांति को भी बढ़ावा मिलेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो फिलिस्तीनियों के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सीट की मांग की है। बाइडेन ने ये बात वॉशिंगटन में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान कही। आपको बता दें कि जो बाइडेन अफ्रीका दौरे पर जाने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो साल 2015 के बाद से पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति अफ्रीका दौरे पर जाएंगे। यूरोपीय संघ ने कहा है कि उसने यूक्रेन में रूस पर युद्ध रोकने के दबाव को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिबंधों के एक नए पैकेज को मंजूरी दे दी है। यूरोपीय संघ की इस बैठक में 27 देशों के राजदूत मौजूद थे। बैठक में सभी से इस मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि ये प्रतिबंध किस तरह के होंगे इसे अभी विस्तार से नहीं बताया गया है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि लिखित प्रक्रिया द्वारा नए प्रतिबंध पैकेज की पुष्टि की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें वैश्विक स्तर के दाम के मुकाबले कम हैं और विपक्षी सदस्यों को अपनी पार्टियों के शासन वाले प्रदेशों में वैट कम करवाना चाहिए ताकि कीमतें काबू में लाई जा सकें। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी के बीच कहा कि पश्चिम बंगाल समेत 6 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की, जबकि कई बीजेपी शासित प्रदेशों और कुछ अन्य राज्यों ने इसे कम किया है। आगामी बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 2 गुना कर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग मंडल एसोचैम ने गुरुवार को ये बात कही। वर्तमान में सामान्य रूप से 2.5 लाख रुपए तक आय की अधिकतम सीमा पर कोई आयकर नहीं लगता है। दूसरी ओर 60 से 80 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों के मामले में ये सीमा 3 लाख और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए है। आयकर में इस छूट से उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक खर्च करने योग्य आय बची रहे, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिलने के साथ ही इसका नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धि पर होगा। कीजिएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि सरकार रेशम के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात को रोकना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है। वाराणसी के तमिल संगमम में शामिल होने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही, जहां पीयूष गोयल 2 दिन के कपड़ा सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को घरेलू रेफ्रिजरेटर उपकरणों, कुछ इस्पात वस्तुओं और खिलौनों जैसे सामानों के लिए शुरू किया था। इन आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो का निशान न हो। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में उत्पादित रेशम की 4 प्रमुख किस्मों में मलबरी, टसर, एरी और मुगा शामिल है। एक टेक्निकल टेक्सटाइल्स, मैनमेड टेक्सटाइल्स का भी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक और एक्सपोर्टर तक एक ऐसी एडवाइजरी ग्रुप बनाने की एक कल्पना आई है। तो मैं घोषित करना चाहूंगा कि जैसी कॉटन में एक टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप बनी है, वैसे ही एक मैनमेड टेक्सटाइल्स या टेक्निकल टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल्स में भी एक एडवाइजरी ग्रुप अब विभाग बनाएगा, जिसको फिर आगे उस क्षेत्र में भी हम कैसे तेज गति से आगे बढ़ सकें, इसकी वो चिंता करेगा।
अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए देश का निर्यात बढ़ना जरूरी है और निर्यात के मोर्चे से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। सरकार द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर में भारत का निर्यात 0.59% की स्थिर वृद्धि के साथ 31.99 अरब डॉलर रहा। पिछले साल नवंबर में निर्यात 31.8 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि इस साल नवंबर में आयात 5.37% बढ़कर 55.88 अरब डॉलर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में ये 53.03 अरब डॉलर था। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान निर्यात 11% बढ़कर 295.26 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 265.77 अरब अमेरिकी डॉलर था। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और बांग्लादेश के बीच चट्टोग्राम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन भारतीय पारी 404 रन पर समाप्त होने के बाद गेंदबाजों ने अपना जलवा बिखेरा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 133 रन बनाकर 8 विकेट खो दिए हैं और उन पर अब फॉलो ऑन का खतरा मंडराने लगा है। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। इससे पहले चेतेश्वर पुजारा के 90, श्रेयस अय्यर 86 और आर अश्विन के 58 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पहली पारी में 404 रन बनाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी कि 16 दिसंबर से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 16 दिसंबर साल 1971 से भारत में विजय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल 3 दिसंबर को इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर इस बड़ी जीत को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से शुरू हुआ। 13 दिन तक चले इस युद्ध में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्धबंदी बनाया गया। 16 दिसंबर साल 1971 को सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हुए। वे साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के 10 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली। भारत सरकार ने शहीद सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 16 दिसंबर साल 1971 को कजाकिस्तान सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ। यह यूरेशिया में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान ने सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। सोवियत संघ ने यहाँ से कई महत्वपूर्ण रॉकेटों का प्रक्षेपण किया है।